हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टब अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप इसको समझ लीजिए एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए ना मेहनत लगेगी। इस सब्जेक्ट में पास होना तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन जब हम बात करते हैं 95 प्लस की 96, 97, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 इस तरीके के मार्क्स अगर आपका मेन टारगेट है ना, तो इसके लिए आपको बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर तो छोड़िए, जैसे कि मेरा कमिटमेंट है कि इस बार की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। तो आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेके आ चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिस सेशन में। इसको भी बच्चों मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस वन गो में नहीं किए सकते। सर इतने सारे क्वेश्चंस हम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों? दो चार क्वेश्चंस करने से आप सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए हमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर और बहुत अच्छे से बता दूं, कोई भी बच्चा इन वीडियोस पे डायरेक्टली जंप नहीं करेगा। पहले आप डिटेल लेक्चर्स जाके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करिए, उसके बाद बच्चों आप इन वीडियोस पे आइएगा तो आपको सारी चीजें बराबर बहुत ही कम समय में समझ में आने लग जाएंगी। तो क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में भाई सबसे पहले शेयर कैपिटल जो है 4 लाख से 5 लाख का हो गया। एक बार बस फटाफट वेरिएबल्स देखना होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास, नोट नंबर 1 लगा है। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है हमारे पास, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरविंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखो प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है कि शॉर्ट टर्म बोरविंग्स देखते से मैं समझ जाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर इसके अंदर क्या निकलेगा सर, किसी तरीके का बैंक लोन या फिर और कोई शॉर्ट टर्म लोन। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कहां जाता है सर? फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की, तो सर आपने तो इतनी बार पढ़ा दिया है कि हमें पता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर निकलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स के जितने भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है बच्चों, सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सर हमारे पास टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और अब की बार इनटेंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं, अमोर्टाइजेशन होगा यहाँ पे। करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कि कैश इक्विवेलेंट होते हैं, इन्वेंट्रीज है कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। अगर हम बात करें नोट्स टू अकाउंट्स की, तो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर डिवेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है। भाई नोट्स टू अकाउंट्स का ये काम होता है, वो यही बताते हैं कि किस हेड के अंदर क्या रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में रखे हुए प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अलावा बच्चों हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल रखा है, और इन्वेंट्रीज के अंदर आपका स्टॉक इन ट्रेड है। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की मेरे लिए, तो जो कि होते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करना यहीं से स्टार्ट करता हूँ। 12% डिबेंचर्स है हमारे पास, रिडम्पशन किया गया इनका 31 मार्च में। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डेट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे टैक्स 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर मैं अब टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेशन। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक काम करो भाई, वर्किंग अपन लोग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए वर्किंग नोट्स, और हम लोग जितनी भी वर्किंग रिक्वायर्ड है सारी की सारी वर्किंग पहले से ही बना लेंगे। तो यहाँ देखेंगे अपन लोग 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन एक्सक्यूज मी 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। तो मिल गई डेट कौन सी गिवन है? क्लोजिंग। कैलकुलेशन किस पे होगा? आप ही बता दो, ओपनिंग पे। तो बच्चों ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहां अगर ओपनिंग डेट है तो आप इंटरेस्ट काय पे निकालिए? क्लोजिंग बैलेंस पे डिबेंचर के। अगर यहाँ पे क्लोजिंग डेट गिवन है तो आप इसका इंटरेस्ट काय पे निकालिए? ओपनिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पर बच्चों मैं काय पे निकालूंगा? इसका ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे अपन लोग। कितना सर? 12%। चलिए चल के देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है उसमें ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है? 5 लाख रुपीज़ का। और बच्चों इसका 12% मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो पहले आप सारी की सारी वर्किंग बना लिया करें। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकाल रहा हूँ बच्चों। 5 लाख रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर डिवेंचर्स गिवन है, इसका 12% हमको कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर? 60,000। ये भी क्लियर। और आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे अगले एडजस्टमेंट में मेरे पास क्या था सर? अगले एडजस्टमेंट में टैक्स पेड गिवन है। इसके भी सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब कभी भी हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, करेंट ईयर का बैलेंस गिवन है, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं टैक्स पेड गिवन है, तो हमको बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा कि इस बार का प्रोविजन मेड कितना है। और अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन मेड गिवन होता है तो हमें पता चल जाएगा कि टैक्स पेड कितना है। और अगर एडजस्टमेंट होगा ही नहीं तब भी आपको पता है कि ये फिर क्या बन जाता है? करंट ईयर का प्रोविजन, और ये क्या बन जाता है? टैक्स पेड। तो ऐसे बच्चों हर एक चीज के बड़े ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, हमें बहुत डिटेल में एक एक करके सॉल्व करना होता है। तो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे? सब प्रोविजन फॉर टैक्स का ना अकाउंट बना लेते हैं।
हर एक चीज के जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं सब आने चाहिए हमको। चलिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है सर 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 70,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है सर, एक तरीके की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बैलेंसेस हमेशा कब कहाँ ओपन किए जाते हैं सर, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है सर 90,000, 90 है ना ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 70,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना सर 70,000। अब बढ़ेंगे बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ और देखते हैं हमको एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। टैक्स पेड गिवन है कितने का 70,000 का। तो जो टैक्स पेड हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70,000। तो बच्चों जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो बन जाएगा आपका क्या, प्रोविजन मेड। तो यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखिएगा आप लोग। अब एक काम करिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो 70 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 1,40,000 और 1,40,000 में से 90,000 बच्चों हटा दीजिए तो कितना निकल कर आ जाएगा 50,000। तो इस बार का हमारा प्रोविजन कितना है 50,000। तो बच्चों हमने सारी की सारी वर्किंग जो है वो वर्किंग यहां पर तैयार कर लिए और अब मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आपको पता है भाई पूरा फुल प्रेजेंटेशन के साथ, तो यहां पे अपन लोग हेडिंग में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेट मेंशन करेंगे यहां पे बकायदा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सबसे पहला पार्ट अपन करेंगे ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा बच्चों हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बहुत डिटेल में मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, डिटेल वीडियो, वहाँ पे जाइए, पहले अच्छे से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीखिए। इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चलिए, तो यहां पर आते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए हमें जाना पड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 50,000 का नेगेटिव बैलेंस था और करंट ईयर में आप लोग 2 लाख पॉजिटिव हो गए। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में भी आपको करके दिखाया था। तो 50,000 से आप 2 लाख पॉजिटिव हो गए। पता आपने साल कितना प्रॉफिट कमाया है? आपने कमाया है 2,50,000, 250 कमाया होगा। पिछले साल 50,000 का गड्ढा भरा होगा, तब जाके फिर आप पॉजिटिव कितना दिख रहे हो 2 लाख। तो इस साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों आप लोगों का 2,50,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,50,000। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ऐड किया जाता है, आपको भी पता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हमने रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है। उसके बाद आता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ना हमने प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट करके रखा है बच्चों। यहाँ देखिए आप लोग बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा प्रोविजन कितना आया था 50,000। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग मेंशन कर दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आता है बच्चों इंटरिम डिविडेंड पेड, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होता है, नहीं है। उसके बाद आता है फाइनल डिविडेंड, एडजस्टमेंट में गिवन होता है, नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। आपका ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है। अब कई लोग बच्चों इसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन होता है कि इसको अपन लोग पहले वर्किंग नोट में बना लो, फिर फाइनली उसको आप क्वेश्चन में लेके आ जाओ। अब मैं बच्चों उसको यहाँ पे डायरेक्ट ही जनरली सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपका आ चुका है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर 3 लाख। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या ऐड करना होता है सर, यहाँ पे ऐड किया जाता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे सर, आप चलिए अपने टेंजिबल एसेट्स में, ये रहा आपके टेंजिबल एसेट्स, और यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्रीवियस ईयर आपने कितना एक्यूमुलेट करके रखा है 1,01,000। करंट ईयर में कितना हो चुका है 2 लाख। मतलब इस बार आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में से आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया होगा 99,000। तो यहाँ पे बच्चों में डेप्रिसिएशन में कितना लेके आ जाऊंगा 99,000। बेसिकली हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकाल दिया है।
उसके बाद क्या आता है सर, डेप्रीशिएशन के बाद आता है गुडविल रिटर्न ऑफ या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर अमोर्टाइज हो रहा हो तो यहाँ गुडविल अमोर्टाइज मेरे मुंह से इसलिए निकल गया बच्चों क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे गुडविल ही जो है वो अमोर्टाइज हो रहा है। तो चलते हैं बच्चों गुडविल अमोर्टाइज पे, देख लेते हैं कितने से गुडविल अमोर्टाइज हो रही है। ये है आपके बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स। प्रीवियस ईयर 30,000 का बैलेंस था मेरे पास, करेंट ईयर में 20,000 का बैलेंस है, मतलब 10,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पे गुडविल अमोर्टाइज हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स भी है, हमने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आप देख सकते हैं बच्चों प्रैक्टिस का कितना फ़ायदा होता है। आप बिल्कुल सीक्वेंस में सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आप नहीं भूलेंगे कि कब कौन सा आइटम हमें यहाँ लिखना होता है। सर इंटरेस्ट तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ना वर्किंग नोट्स में, वहाँ से निकाल लीजिए कितना दिख रहा है हम लोगों को 60,000। तो यहाँ से बच्चों मैं उठा के लेके आ जाऊँगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना 60,000। अब देखो इसके आगे के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। इसके बाद आता है यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कोई एसेट नहीं बेचा, प्रॉफिट लॉस का सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों आपके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये तो मैं खैर बोल चुका था। तो ये सारी चीज़ें भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। हमारे लेस आइटम स्टार्ट हो जाते हैं। लेस आइटम में सबसे पहले आता है बच्चों आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नहीं है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, वो भी नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों आपका डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी नहीं है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना निकल कर आ जाएगा। 3 लाख में काम करो भाई, 4,69,000 हो रहा है बच्चों। ये क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाता है गलती ढूंढने में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3 लाख, इसमें ऐड कर देंगे अपन लोग 99,000, फिर इसमें ऐड कर दीजिए आप सीधे 70,000, मैं दोनों को मिला के ऐड कर रहा हूँ। 4,69,000 हमारा बिल्कुल भी सही है। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है। सर अब हमें ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पे दिखाने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए चल के ढूंढते हैं कौन सा करंट एसेट जो है बच्चों यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए मैं सीधे जाऊँगा किसमें, करंट एसेट्स में। यहाँ आ गए हम लोग। करंट इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये आंसर बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो सर वो तो बढ़ रही है, हमें डिक्रीज वाली चाहिए। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि आंसर बनाने के काम आते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डिक्रीज इन करंट एसेट्स नहीं है। इसके बाद बच्चों मैं ढूंढने चले आऊँगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, और आपको मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त कि ये दोनों चीज़ें तो यहाँ आती ही नहीं है। ऑल्दो ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर गिवन होती है, ये दोनों की दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। कहाँ लेके जाओगे आप लोग इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो कायदे से देखा जाए तो ना ही मेरे पास यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और ना ही मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ है। एक काम करो, डैश लगा के छोड़ दो। अब आ जाओ सीधे किसमें, लेस आइटम में, जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए यहाँ पर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को ना एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप अकाउंटेंसी में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरा ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा। तो अब मुझे क्या ढूंढना है सर, अब आप हमको ढूंढ के दिखाइए इंक्रीज इन करंट एसेट्स। कौन सा करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंटरीज। लेकिन इन्वेंटरीज के सामने नोट नंबर 7 लगा है तो मुझे नोट नंबर 7 में जाके देखना पड़ेगा। ये रहा नोट नंबर 7, इन्वेंट वही चीज़ है यार। 45,000 से बढ़कर कितना हो गया, 1,07,000। निकालना जरा डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है। 45 में तो 55 वो हो गया और 7 62 का डिफरेंस है बच्चों इन दोनों में, 62 का। $107 माइनस 45, 62 आना चाहिए, परफेक्ट। तो यहां पर आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो 62,000 से जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहां मेरे लिए क्या बन जाएंगी, वो लेस आइटम। चलते हैं बच्चों और देख लेते हैं, और कोई करंट एसेट तो नहीं जो कि इंक्रीज हो रहा हो। और कोई करंट एसेट इंक्रीज यहाँ पे बच्चों नहीं हो रहा है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर बनाने के काम आता है भाई, आंसर बनाने का काम आता है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा।
करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, हम उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ पे। तो सर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बॉरोविंग्स और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो किस्सा खत्म भैया यहाँ पर। और अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्लस माइनस कर लेते हैं। 4,69,000 में से बच्चों आपने माइनस करना है 62,000। तो कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा 4,07,000। और लास्ट स्टेप जो कि बिल्कुल कभी मत भूलना, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड आपको पता है, टैक्स पेड हमारे पास कितना है, एडजस्टमेंट से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। 70,000 का हमने बच्चों यहाँ पे टैक्स पे करके रखा है। तो इसमें से अब मुझे 70,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 3,37,000। 3,37,000। चलो अभी ज़्यादा क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चलिए, तो यहाँ पर इसके लिए हमें आपको मैं इनसाइट दे चुका हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में देखा करो। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल में नोट नंबर 4 में चले जाते हैं अपन लोग। सर ये आ गया हमारा यहाँ पे नोट नंबर 4। इसमें हम देख सकते हैं कि 8,21,000 से बढ़ के मेरे एसेट्स कितने के हो गए? 12,03,000 के। एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैं अकाउंट इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन होते हैं, उनको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। एक एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए, दूसरा सेल का इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। तो ऐसे आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, तो धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। यहाँ मैं सीधे उसको डायरेक्ट उठा लूंगा और हमारा 8,21,000 से ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? 12,03,000। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंस निकालना पड़ेगा बच्चों, कितना निकल कर आ रहा है। तो 12,03,000 में से 8,21,000 आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 12,03,000 में से 8,21,000 हमको माइनस करना है। 3,82,000 डिफरेंस आ रहा है बच्चों। यही डिफरेंस हमारा बन जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी है ना? यस। 12,03,000 में से 8,21,000 कितना आया था भाई? 3,68,000। 12,03,000 में से हमने माइनस करना था सर 8,21,000, यस 3,82,000 सॉरी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3,82,000। और एक चीज़ बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब परचेज करोगे ना मशीनरी, तो यहाँ पे आउटफ्लो होता है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कर दिया है। और आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ और आगे गिवन है क्या। इसके लिए सर एक काम करो, सीधे आप चलो यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। सर टेंजिबल एसेट्स अपन ने उठा ली, इसके अलावा उसके अंदर से डेप्रिसिएशन था। इनटेंजिबल एसेट्स भाई राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो आता नहीं, तो भाई इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ और है। यही अपना आंसर बन जाएगा 3,82,000। और लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कैश यूज्ड, नेगेटिव है क्योंकि कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब आते हैं बच्चों सी पार्ट पे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की क्या इनसाइट है मेरे पास? सर आप बोलते हैं कि शेयर कैपिटल देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखो, करंट लायबिलिटीज़ देखो, एक्सेप्शनल केस में जैसे अब की बार ये दोनों है ना, ये भी देखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ चलते हैं अपन लोग शेयर कैपिटल पे। सर 4 लाख से बढ़ के 5 लाख का हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे सर, यहाँ पर अपना शेयर्स इशू कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों व्हाट्स रॉन्ग, चलिए आ गया। तो यहाँ पर सर अपन लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हो
4 लाख से बढ़कर कितने का हो गया सर? 5 लाख रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1 लाख रुपीज़ हो गया शेयर्स। अब शेयर्स पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड। देखो तुरंत ही डिसाइड कर लिया करो, शेयर्स पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड सर नहीं है, नहीं तो एडजस्टमेंट में गिवन होता ना। इसके बाद भाई मैं आता हूँ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। डिबेंचर्स थे हमारे पास, 5 लाख की जगह 450 के हो गए, मतलब 50,000 का आपने यहाँ पे रिडेम्पशन कर दिया है। तो बच्चों यहाँ लिख दो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा बच्चों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। अब डिबेंचर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तुरंत लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। याद है ना 5 लाख पे 12% निकाला था, कितना? 60,000। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। और आगे चलता हूँ मैं, इसको भी हमने निपटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में क्या था ये भी देख लेते हैं। सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर ना बैंक ओवरड्राफ्ट रखा हुआ है, 5 लाख से बढ़ के 1,50,000 का हो गया, मतलब आपने और लोन ले लिया है। तो यहाँ पे लिखो आप प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज़ से क्या हो चुका है? इंक्रीज़ हो चुका है। इसके अलावा जो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यहाँ पर है नहीं, आपने जो ओवरड्राफ्ट लिया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? 1 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख में से अपने को ना यहाँ पर कितना माइनस करना है सर? 1,10,000। तो यहाँ बच्चों हमारे पास 90,000 बचेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ चलिए अब जैसे कि आपको पता है कि मैं ना पहले रफ में ही कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई तीनों का फाइनल आंसर क्या है। तो ऑपरेटिंग की अगर हम बात करें तो 3,37,000 हमारे पास आया है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आगे जाके इरेज कर दूंगा एक्सक्यूज मी। तो आप लोगों को ना ये रफ में करना है। 3,37,000 पॉजिटिव है, यहाँ से फाइनेंसिंग का 90,000 पॉजिटिव है, और हमारा इन्वेस्टिंग का 3,82,000 नेगेटिव है। $45,000 बच्चों जो है एक्सक्यूज मी 45,000 जो है बच्चों यहाँ पर हमारे पास इसका अल्टीमेटली नेट इंक्रीज निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को ना रफ में करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो 45,000 आ गया हमारा यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 45,000। इसमें बच्चों अपन लोग ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां बच्चों अब अपन क्या करेंगे सर? यहां हम लोग ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे ये दोनों, और इसका जो टोटल है और हमारा जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों के टोटल के बराबर। तो 60 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1,20,000। तो बच्चों यहाँ मैं ऐड कर दूंगा कितना? 1,20,000, और दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 1,65,000, जो कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो 165 हमारा दोनों का एडिशन आना चाहिए। 90 + 75 कर दो बच्चों, कितना होता है? 1,65,000 ही होता है। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग निकाल के दिखाना है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि पूरा कंप्लीट ही आएगा क्या। वो लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। इसके अलावा इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है? 30,000, और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 18,000। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप उसकी जितनी भी वर्किंग है सारी की सारी वर्किंग पहले से ही बना लिया करें। तो बच्चों यहाँ मैं बना लेता हूँ वर्किंग नोट्स। अब देखो यहाँ पर होने वाला क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। यू नो व्हाट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। तो जब कभी भी हमें एडजस्टमेंट गिवन होता है, हमें इसका क्या बनाना पड़ता है सर? हमें बनाना पड़ता है इसका अकाउंट। तो कौन सा एसेट बेच रहे हैं अपन लोग? सर हम लोग बेच रहे हैं प्लांट। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक प्लांट अकाउंट बना लीजिए और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लीजिए। कंप्लीट फॉर्मेट के साथ पर्टिकुलर्स अमाउंट बच्चों, जितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन है ना, सब सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। आपकी तैयारी किसी भी एंड से कमी नहीं रह जाना चाहिए। तो जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, इस चैप्टर से क्या हर चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों ये हमारा जो फॉर्मेट है तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, आपसे बोला जा रहा है प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी प्लांट की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा जो प्लांट है उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू गिवन है जितनी आपकी, देखो यहाँ पर कॉस्ट गिवन है कितनी, 60,000। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में एसेट का वैल्यू लिख दीजिए कितना, 60,000। ये मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब रही बात प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो इसके हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। यहाँ देखते हैं 2014 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 82,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज जस्ट सिमिलर टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों ये वाली बात। तो हमको पता है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ खोला जाता है सर? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना गिवन है सर? 82,000। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस गिवन है सर? क्लोजिंग बैलेंस गिवन है यहाँ पे 1 लाख। रीड कर लिया बच्चों अपन लोग ने। तो वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ कॉपी और पेन से आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है। अपने पेन उठाइए और अपने रजिस्टर में इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ बैक टू बैक आप लोग सॉल्व करते चलिए। अब मैं जा रहा हूं बच्चों इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां पे मुझे इसका रीड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है प्लांट जिसका कॉस्ट कितना है 60,000 हैविंग बुक वैल्यू, और इसकी बुक वैल्यू कितनी चल रही है 36,000, वो सोल्ड फॉर ₹40,000। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब 60,000 का एसेट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी चल रही है 36,000। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये कि 60,000 में से 24,000 रुपीज़ का जो है ना इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। इसलिए राइट नाउ इसकी करंट में वैल्यू कितनी चल रही है? इस करंट में इसकी वैल्यू चल रही है बच्चों 36,000। आ रही बात समझ में आपको? तो 60,000 वाले एसेट का डेप्रीशिएशन कितना है? उसका डेप्रीशिएशन है सर 24,000। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ देख लो, चलो एक और बार। हमारे एसेट की वैल्यू कितनी थी 60,000, उसकी राइट नाउ वैल्यू कितनी चल रही है 36,000। तो बताओ ना भैया, बची कुची वैल्यू कहाँ चली गई? उसकी बची कुची वैल्यू ही तो क्या है बच्चों? डेप्रीशिएशन है। तो यहाँ पर मैं इसमें से क्या करूँगा, डेप्रीशिएशन बाहर निकालूंगा। और मुझे डेप्रीशिएशन कहाँ लेके जाना है सर? ये आपको लेके जाना है प्लांट के अंदर। तो बच्चों यहाँ मैं इसको लिख दूंगा टू प्लांट अकाउंट। ये पी समझ लीजिएगा आप इसको, टू प्लांट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा सर? ये निकल कर आएगा अपना 24,000, और इस 24,000 को आपको यहाँ लेकर आना है। लेकिन उससे पहले हमें इस अकाउंट को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो बच्चों जो फिगर निकल कर आएगा ना, ये फिगर अब हमारा क्या कहलाने वाला है? डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कितना निकल कर आएगा सर? 1,24,000। अब 1,24,000 में से हम लोग 82,000 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 1,24,000 माइनस 82 कितना निकल कर आएगा? 42,000। तो जो इस साल का जो आपका डेप्रीशिएशन है ना वो है 42,000। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था कि नहीं था। तो इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स बच्चों सीखने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर पाते हैं? सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसका जो डेप्रीशिएशन है वो लेकर आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन है हमारा सर? 24,000। अब 60,000 में से 24,000 की आई में चला गया डेप्रीशिएशन में, तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? 36,000। और ये 36,000 वाला एसेट आप लोग एक बार चेक कर लो एडजस्टमेंट में, आप लोग कितने में बेच रहे हैं? सर हम बेच रहे हैं 40,000 में। तो 36,000 वाला एसेट हम कितने बेच रहे हैं? 40,000 में। बेचो भाई 40,000 में। तो यहाँ पर मैं एसेट को उठा के बेच देता हूँ। तो बाय बैंक में यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 40,000। और बच्चों 36 वाला एसेट अगर आप 40 में बेचेंगे तो 6,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट।
कितना सर, यहाँ पर आ जाएगा अपना 4000। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसके अंदर कितने आइटम हिडन थे आपके, तो ये हो जाएगा आपका 64,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 64,000। कम से कम बच्चों उसको 2 बार आप लोग रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आने वाला है। फिर भी मैं एक और बार समझा दूं क्योंकि मुझे पता है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया कितना 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मुझे ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन थे ओपनिंग और क्लोजिंग। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ के मैंने पता लगाया, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 60,000 रुपीज का हमारे पास एसेट था जिसकी राइट नाउ वैल्यू चल रही है 36,000। तो भाई खुद ही बताओ ना 24,000 कहाँ चला गया सर? 24,000 जो है ना वो डेप्रिसिएशन बन गया। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे 24,000 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब ये डेप्रिसिएशन में कहाँ लेके चले आऊंगा इसके अंदर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 60,000 में से 24,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी बचेगी 36 वाले को कितने बेच रहा हूँ 40,000 में बेच दो 40,000 में, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। इसके अलावा इसको भी बैलेंस करके हमें पता लगाना पड़ता है कि इस साल का हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो है 42,000। क्लियर? तो इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ना इसी वर्किंग का खेल था। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है सर, इनकम टैक्स पेड यहाँ पे गिवन है, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि भाई इसका अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप चेक कर लीजिए, कहीं पर भी अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस गिवन होते ना ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मैं उस एडजस्टमेंट की मदद से इसका भी क्या बना लेता, अकाउंट बना लेता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। और आगे चलते हैं अपन लोग, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है 18,000। तो यहाँ पर अब मुझे कोई और वर्किंग जो है बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे के सीधे अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग ही निकाल के दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स अमाउंट करें बच्चों स्टार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आपको पता है कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया जाता है सर, ये स्टार्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। तो प्रीवियस ईयर कितना दिख रहा है 1 लाख और करेंट ईयर में कितना दिख रहा है 80,000, तो ये बढ़ नहीं रहा है, ये कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, यहाँ पे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है बच्चों सर, 1 लाख से ना ये 80,000 हो गया, मतलब हमको 20,000 रुपीज़ का लॉस था। अब बिल्कुल एज पर फॉर्मेट चलिएगा। तो इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ता है सर, इसके बाद हमें ऐड करना पड़ता है ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व 1 2 3 4। तो यहाँ से अपन देखेंगे 50,000 से आपका जो रिजर्व है बच्चों वो कितना हो गया 80,000। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व में कितना डाल दूंगा मैं, ट्रांसफर टू रिजर्व कितने से कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 50,000 से 80,000। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका 30,000। अब देखना बहुत प्यारी प्यारी इनसाइट्स में इस क्वेश्चन के अंदर आपको देने वाला हूं। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, मालूम इसके बाद क्या आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप क्या बोलोगे सर क्वेश्चन में कहीं पर भी ना प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमें यहां पर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 30,000, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पेड ही क्या बन जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। और अगर यहाँ पे इनकम टैक्स पेड की जगह ना प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता तो वही क्या बन जाता है टैक्स पेड। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो सिर्फ टैक्स पेड गिवन है तो वही प्रोविजन भी है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है सिर्फ प्रोविजन गिवन है तो वही टैक्स पेड भी है। तो ये चीज याद रखिएगा बच्चों आप लोग। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो कितना आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स में जितना हमने टैक्स पे किया है, कितना सर 30,000। तो यहाँ पे बच्चों ऐड कर दूंगा मैं कितना 30,000। इसके बाद बच्चों इसमें जो आता है वो आता है डिविडेंड पेड, वो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पेड गिवन है सर, डिविडेंड पेड गिवन है 18,000। तो यहाँ पे बच्चों अपन लोग ऐड कर देंगे 18,000। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो सीधे मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है। अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60,000 सर, ये निकल कर आएगा 58,000। तो आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब इसमें बच्चों सबसे पहले जो ऐड करूँगा मैं वो ऐड करूँगा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन मैं लूँगा जो मैंने प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना के पता लगाया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारा इस साल का डेप्रीशिएशन कितना निकल कर आया था 42,000। तो बच्चों यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा 42,000।
अब डेप्रिसिएशन के बाद ना आता है हमारा गुडविल अमोर्टाइज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 3 पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 से डिक्रीज होके कितना हो गया, ये 15,000, मतलब यहाँ पे आपका जो गुडविल अमोर्टाइज हो रहा है वो 5,000 से हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा गुडविल अमोर्टाइज्ड सर 5,000। गुडविल अमोर्टाइज के बाद क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के बाद आता है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें हमको लॉस नहीं हो रहा है, उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको मैं लेस आइटम में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के बाद क्या आता है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चेक कर लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है क्या? नो सर, कहीं पर भी गिवन नहीं है। उसके बाद बच्चों क्या आता है सर, उसके बाद आता है कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग कमीशंस, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर गिवन नहीं है। लेस आइटम में आता हूं मैं। लेस आइटम में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और हमारे पास बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है 4,000 का, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में, हालांकि आपने भी खुद ने सॉल्व करके रखा है। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा सीधे लेस आइटम, और लेस आइटम में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि यहाँ पर क्या है सर, प्लांट। तो लेस आइटम है तो ब्रैकेट में लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, तो ये 4,000 रुपीज़ आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी गिवन नहीं है। तो अपन लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए, कितना निकल कर आ रहा है एक बार स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं तो और कंफर्म हो जाएगा। 30 और 30 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 18,000, इसमें से माइनस कर दूंगा हम कितने, 20,000, यहाँ से ले रहा हूँ स्टार्टिंग से मैं, तो ये हो जाएगा कितना 58, बिल्कुल सही है। उसमें ऐड हमको करना है कितना 42,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, और 1,01,000 हो जाएगा बच्चों इन सारा का सारा, जहाँ भी अपना जो टोटल निकल कर आ रहा है कितना हो जाएगा 1,01,000। इसके बाद क्या करना होता है सर, इसके बाद हम लोग को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में जो स्टेटस है, क्या चेंज आ रहा है, वो हमको यहाँ पे दिखाना होता है। और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब यहाँ पर ऐड हमको चाहिए होता है सर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो याद है कि नहीं, वो बहुत दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि ये वाला पॉइंट जब आप ये वाले स्टेप पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते ना, तो शादी ब्याह में नहीं घोड़ी को इस तरीके से एक बैंड लगा देते हैं ताकि उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाए। तो बिल्कुल आपको वैसे ही बैंड लगा लेना चाहिए यहाँ पर, और आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो अभी फिलहाल कहाँ होना चाहिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स पे, और कहीं इधर उधर ध्यान भटकना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग भी वो बैंड लगा लीजिए अपनी आंखों में और ढूंढो ऐसा कौन सा करंट एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स में, मुझे डिक्रीज चाहिए लेकिन ये इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद मेरा अगला जो यहाँ पे एसेट है बच्चों वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप इसको उठा लीजिए कितने से, 6,000 रुपीज से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। अब और कोई तो यहाँ पे करंट ऐसे डिक्रीज हो नहीं रहा है, तो अब मुझे अपना बैंड जो है शिफ्ट कर देना और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है। कौन सी करंट लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 0 से कितने के हो गए, 8,000 के हो गए। इसके अलावा बच्चों आपके ट्रेड पेबल्स है, ये भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों ही ले लेता हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी और ट्रेड पेबल्स भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा सर ट्रेड पेबल्स भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स देखना पड़ेगा हमको सर, ट्रेड पेबल्स जो है ना वो 60 से हो गए 84, बढ़ रहे हैं 24,000 से। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा 24,000। तो यहाँ पे हम लोगों का डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कवर हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों लेस आइटम पे, और लेस आइटम में इसका जस्ट ऑपोजिट मुझे करना होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए ढूंढते हैं कौन सा ऐसा करंट एसेट है जो कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे करंट एसेट के नाम पे एक तो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये तो डिक्रीज हो रहा था, इसका ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूँ। उसके बाद सीधे मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है 2,40,000 से बढ़ के कितने का हो गया 2,50,000 का। 10,000 से जो है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बढ़ रहा है, लेस आइटम है ये हमारे लिए, तो इसको मैं काय में लेके चले आऊँगा सर, आप इसको ब्रैकेट में लेके चले जाइएगा। इसके बाद मुझे चाहिए होगा, अब मैं अपना जो बैंड है उसको शिफ्ट कर लूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में, और मैं ढूंढूंगा ऐसी कौन सी करंट लायबिलिटी है जो कि डिक्रीज़ हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर ये तो इंक्रीज़ हो रहे थे, इसके अलावा ट्रेड पेबल सर ये भी इंक्रीज़ हो, तो ऐसी यहाँ पर कोई भी बच्चों करंट लायबिलिटीज़ नहीं है जो कि क्या हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो। तो यहाँ पर अब हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है बच्चों वो निकल के आ चुका है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं, जो आप लोगों को लिखना हो। इनको जरा बच्चों प्लस माइनस कर लें अपन लोग, कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल था वो कितना था सर 1,01,000, इसमें आप लोग प्लस कर दीजिए 6,000, उसके बाद सर हम ऐड कर देंगे इसमें 8,000, और उसके बाद सर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 24,000। तो 24,000 ऐड करने के बाद सर ये आ रहा है 1,39,000, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 10,000, तो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा 1,29,000। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अपन 1,29,000। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो ना हमेशा यहाँ पे टैक्स पेड जो है ना उसको लेस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टैक्स पेड। अब टैक्स पेड तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टैक्स पेड ही क्या बन जाता है प्रोविजन, और प्रोविजन ही क्या बन जाता है टैक्स पेड। तो यहाँ पे हमारा टैक्स पेड कितना था सर 30,000, तो इस 30,000 को मैं इसमें से क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फाइनली हमारा जो आंसर है वो कितना निकल कर आ जाएगा 99,000, और यही बच्चों हमारा है बन जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत सारे अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स इसमें हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी लगभग इसी तरीके का है। तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन में चलो कुछ कमी रह भी गई होगी, मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से, तो अपन एक काम करते हैं इस क्वेश्चन से हम लोग वो कमी को दूर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इन लोगों ने यहाँ पर जो डिजिट्स है उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो इसको भी अपन लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, हम लोग को इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट से पहले काम करेंगे भाई, सारे सारे वेरिएबल्स रीड कर लेंगे। तो हमारे पास सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, गुडविल है, कैश इन हैंड है, मशीनरी है। अब की बार इस क्वेश्चन में देखिए मशीनरी का बैलेंस आपको गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था तो वहां पे हमको प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 20,000। देखो यहाँ पे अभी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आ गया, मतलब यहाँ पे अकाउंटेंसी में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यही सबसे जबरदस्त चीज होती है कि एक एक चीज के कई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये प्रीवियस एडजस्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीवियस एडजस्टमेंट में ना आपको यहाँ पे कॉस्ट गिवन था और बुक वैल्यू गिवन थी, तो दोनों का डिफरेंस हमने क्या निकाल लिया था, डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है, तो दोनों के डिफरेंस से मैं क्या निकाल लूंगा, बुक वैल्यू। तो इस लेवल पे जाना पड़ता है बच्चों, तब जाके आपको एक्यूरेसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है उसको उठा के हमने बेच दिया 10,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 18,000। देखो अब यहाँ पे खेला होने वाला है। आगे चलते हैं, इनकम टैक्स हमारा कितना है 23,000 रुपीज का, और डिविडेंड हमने कितना पे किया है 36,000 का। तो बड़ा ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है बच्चों। सीधे चलते हैं अपन लोग अपने वर्किंग में, और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो बच्चों हम अपनी यहाँ पे वर्किंग तैयार कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट्स में बच्चों आपका आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। कंप्लीट फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इवन डेबिट और क्रेडिट लिखना भी मत भूलें। चलिए आ जाते हैं बच्चों। तो मशीनरी हमारे लिए बाय नेचर क्या होती है, एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो मैं डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $56,000
इसके बाद बच्चों कुछ लाइनें छोड़ के आप इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना गिवन है हमको 82,000। और बच्चों अब आप अपनी ना सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिए। उसके पीछे ये रीज़न है कि ये जो एक खतरनाक सा है यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है, अब हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। हालांकि कोई खतरनाक नहीं, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो डेप्रिसिएशन दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है कि मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 50,000, 20,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है। और एक डेप्रिसिएशन हमको गिवन है 18,000। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप इस अकाउंट के अंदर, मशीनरी अकाउंट के अंदर ना साल भर का जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन गिवन है, इस पर्टिकुलर एसेट का डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी रिटन डाउन वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम आएगा। तो यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, इसको मैं इसकी कॉस्ट से क्या करूँगा, माइनस करूँगा, सो डेट मुझे क्या मिल जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू हमारे इस पर्टिकुलर एसेट का। और ये जो बच्चों आप लोग डेप्रिसिएशन देख रहे हैं ना, ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप्रिसिएशन है। इसको मैं कहां पे लेके जाऊंगा, अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा 18,000 वाले को। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है इस साल का, कितना 18,000। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे जो एसेट है उसकी कॉस्ट हमको कितनी गिवन है, सर कॉस्ट उसकी हमको गिवन है अभी तक की 50,000। फिर इसमें से ना आप इसका जो डेप्रिसिएशन है, इस एसेट का डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन आप इसमें से 20,000 का माइनस कर दो, तो हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारे एसेट की, कि जिस एसेट को हम लोग बेचने जा रहे हैं ना, उसका वैल्यू हमारे पास कितना है सर, उसका वैल्यू हमारे पास है 30,000। और 30,000 वाला बच्चों अपन लोग कितने में बेच रहे हैं सर, 30,000 वाला आप बेच रहे हो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ में, तो आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा बच्चों। ये आपने यहाँ पे इसको 10,000 रुपीज़ का बेच दिया, ये वाला अमाउंट हमारा कहाँ चले जाएगा, बैंक में, तो हमको यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करिए, आप सबसे पहले यहाँ पर अपने एसेट को जो है वो बेच दीजिए। तो एसेट को अगर मैं बेचूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक, और बाय बैंक में कितना चला जाएगा मेरे पास 10,000। इसके अलावा जो लॉस है बच्चों वो भी यहाँ पर ही आएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 20,000। अब क्या करना होता है बच्चों, अब इसको उठा के आप लोग बैलेंस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने इस साल कितने का एसेट परचेज किया है। हालांकि इसको बैलेंस करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिंग तो बनाना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी है यहाँ पे, ऑपरेटिंग। बट फिर भी आपका वर्किंग नोट तो कंप्लीट बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर 18,000 में आप प्लस कर लीजिए, कितना 10,000। उसके बाद बच्चों आप इसमें प्लस कर लीजिए 20,000। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए 82,000। और ये सब ऐड करने के बाद हमारा निकल कर आ रहा है 1,30,000। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में 1,30,000। अब 1,30,000 में से हमें जो है 56,000 को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1,30,000 में से 56 माइनस कर लेते हैं अपन लोग, 74,000। तो यहाँ जो परचेज है बच्चों वो कितने की है, वो है सर 74,000 की। एकदम क्लियर। तो ज़्यादा मेहनत का काम हमारा बचा नहीं, क्योंकि हमने सारी की सारी वर्किंग जो है कंप्लीट कर ली है। सीधे अपन चलते हैं बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एकदम क्लियर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलिए बच्चों हो जाइए स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है सर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में प्रीवियस ईयर 89,000 का बैलेंस था, करंट ईयर में 71 का हो गया। तो ये भाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको होने वाला है लॉस। निकाल लो भाई डिफरेंस कितना निकल कर आएगा सर, 18,000 रुपीज़ का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो लिख दीजिए आप लोग नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। $18,000 नेगेटिव रहेगा क्योंकि लॉस हुआ है भाई। अब इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद एज पर आवर फॉर्मेट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ढूंढो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहीं पर भी रिजर्व दिख रहा है क्या, नो सर। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि अगर हमको टैक्स पेड गिवन है तो वही आगे जाके क्या बन जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे बच्चों मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना गिवन है अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स सर, 23,000। बेसिकली वो टैक्स पेड है, लेकिन फिर वही यहाँ पे क्या बन जाता है, प्रोविजन बन जाता है, कितना 23,000। इसके बाद आता है बच्चों डिविडेंड पेड। तो वो भी हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ मैं उठा लूँगा अब डिविडेंड
पेड। चलिए, तो डिविडेंड पेड हमारे पास कितना गिवन है सर? ये गिवन है 36,000। तो यहाँ पर बच्चों डिविडेंड पेड में आ जाएगा कितना? 36,000। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि जनरली क्वेश्चंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। इन सबको उठा के बच्चों ऐड कर लीजिए, कितना निकल कर आ रहा है? तो ये हो जाएगा 36 + 23, और इसमें से बच्चों आप माइनस कर दीजिए कितना? 18। तो 41,000 जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम इसमें उठा के ऐड कर लेंगे अपना डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ कि इस साल का जो टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो कितना है? 18,000। 20,000 जो था ना वो सिर्फ उसको रिटर्न डाउन वैल्यू पे लाने के लिए था। तो डेप्रीशिएशन में मैं कितना लिख दूंगा? 18,000। डेप्रीशिएशन के बाद आता है बच्चों गुडविल अमोर्टाइज, या फिर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन। ढूंढ लो यहाँ पर हमारा कोई इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज हो रहा है क्या? यहाँ देख सकते हैं अपन लोग गुडविल। तो गुडविल जो है सर वो अमोर्टाइज नहीं हो रहा है बच्चों, वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो परचेज ऑफ गुडविल के नाम से कहाँ चले जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो आप लोग एक काम करिए, वर्किंग में जाइए और वर्किंग में जाके देख लीजिए कि जो आपने एसेट बेचा था उस पर आपको कितने रुपए का लॉस हुआ था? 20,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे बच्चों 20,000 जो रुपीज़ है मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद इसमें आता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं है। इसके बाद बच्चों कुछ स्पेशल आइटम्स आते हैं, जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये लाइन तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ, तो बच्चों कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो आपको याद हो गया होगा। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी नहीं है। लेस आइटम में चले जाते हैं, तो लेस आइटम में आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो भी नहीं है। मतलब आप लोगों का सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए प्लस कर लेते हैं इसको। 79,000 हो रहा है बच्चों ये। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, तो हमको यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस दिखाने होते हैं। तो वो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ऐड आपको बच्चों यहाँ पे करना पड़ता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो चलो बच्चों ढूंढते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा करंट एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री जो है वो मेरे लिए करंट एसेट है लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो मेरे लिए करंट एसेट्स लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कैश इन हैंड तो इसके अंदर आता नहीं है, कोई भी करंट एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब मैं जाऊँगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ पे। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ बच्चों मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। 10,000 से बढ़ के 14,600 के हो गए। तो 4,600 से जो है वो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उठा लूँगा। इसके बाद लेस आइटम आ जाएंगे क्योंकि कोई और करंट लायबिलिटी नहीं है मेरे पास जो कि इंक्रीज हो रही हो। तो इसमें आ जाते हैं आपके इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो पहले हम उसको यहाँ पर ढूंढना होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स में क्या है मेरे पास। इन्वेंट्रीज है सर 4,000 से कितने की हो गई है? 12,000 की है ना। तो ये 8,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है। लेस आइटम में ब्रैकेट में डालो, इधर पे लिख दो इन्वेंट्री। और आगे चलते हैं। इसके बाद हमको क्या दिख रहा है सर? इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 45,000 से बढ़कर कितने के हो गए? 58 के। तो 13,000 से बढ़ रहे हैं, इसको भी मुझे लेस करना पड़ेगा। चलिए और आगे चलते हैं। इसके अलावा सर अब मुझे यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ही होगा। वैसे तो एक ही करंट लायबिलिटी और वो डिक्रीज नहीं हो रही, तो उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो आ चुका है। चलिए
आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम यहाँ पर इसको जल्दी से कैलकुलेट करके पता लगा लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी है जो हमारा अब खत्म हो चुका है। तो सर 79,000 जो था वो था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद से इसमें से 4600 जो है अब आप ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8000 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर 13,000। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ चुका है 62,600। और अब मेरा लास्ट स्टेप सर टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड है, तो ये जो प्रोविजन है ना यही मेरा टैक्स पेड बन जाएगा। कितना सर 23,000। अब 62,600 में से हम लोग 23,000 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। $39,600 बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां हम लोग देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एकदम क्लियर। तो यहाँ बच्चों एक और जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, और इसके बाद बच्चों प्रैक्टिस सेशन में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 मार्क्स यहाँ पे इसलिए लिखा, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स तक के लिए पूछे जा सकते हैं या पूछे गए, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, सीधे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पर, इसके एडजस्टमेंट्स पे। और यहाँ देखेंगे बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए जिसमें हमको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना हो। तो आप देख सकते हैं बच्चों वो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन बच्चों दूसरे क्वेश्चन से अप टू सम एक्सटेंट डिफरेंट ही होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। चलिए तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों अपन लोग यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। यहाँ पे हमारे पास है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 लगा है बच्चों, वहां से जाके हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आगे देखते हैं बच्चों नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या मिल जाएगा। टेंजिबल एसेट्स है सर, इनटेंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। और नोट नंबर में एक बार देख लेते हैं बच्चों कि किस नोट नंबर के अंदर क्या हमारे पास रखा हुआ है। तो नोट नंबर 1 में आपके पास रखा है बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस, 4 लाख से इंक्रीज होकर कितने का हो गया, 6 लाख रुपीस का। नोट नंबर 2 के अंदर है बच्चों हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एडजस्टमेंट रीड कराया था, वहां मैंने आपको बताया था कि इस एडजस्टमेंट का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो एडजस्टमेंट आ गया है। अब हम इसमें एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद गुडविल है हमारे पास, जो कि पहले के कंपैरिजन बच्चों राइट ऑफ हो रही है क्योंकि कम हो रही है। और ये रहा हमारा एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 48,000, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 32,000, उसको उठा के हमने बेच दिया है 12,000 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाइए। तो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है अपन लोगों ने रीड कर लिया है, अब सीधे आ जाते हैं अपन लोग सीधे कहां पर, वर्किंग नोट्स में। तो किसी भी अकाउंट, किसी भी एसेट का अकाउंट कब बनेगा, इसका क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं। उसका सेल गिवन होना चाहिए और उसका डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए एडजस्टमेंट में। यहां तो दोनों ही गिवन है, तो यहां पर हम लोग मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बनाइएगा बच्चों। पर्टिकुलर अमाउंट चलिए तो यहां हमारा जो फॉर्मेट है वो हो चुका है तैयार। और अब चलते हैं बच्चों अपन लोग सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है सर, एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां खोलूंगा मैं, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां लेके चले आऊंगा, क्रेडिट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंस में कितना गिवन है सर 20,000। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले आप लोग मेंशन कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस। तो चूंकि हमारे लिए एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना गिवन है सर 20 लाख रुपीस। तो यहाँ पर मेंशन कर दो 20 लाख। तो स्टेप्स ध्यान पे रखिएगा बच्चों आप लोग, और उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना गिवन है 25,40,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं
25,40,000। इसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है जस्ट ऑपोजिट साइड ओपन होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? सर 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 4 लाख। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे दोनों अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को मेंशन कर लीजिएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस? सर 3 लाख, और क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में 3 लाख, और यहाँ हम लोग लिख देंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच्चों? सर ये गिवन है हमको 4 लाख। अब आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन कर लिए। इसके बाद सीधे चले जाना बच्चों आप लोग एडजस्टमेंट में। अब यहाँ देख सकते हैं कि जिस एसेट को आप बेचने जा रहे हैं उसका कॉस्ट कितना गिवन है? सर 48,000, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 32,000, और हम उसको उठा के बेच देंगे 12,000 रुपीज़ में। तो 48,000 का एसेट है जिसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 32,000। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। वैसे तो हर क्वेश्चन में जहां पर भी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी है, हर क्वेश्चन में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि जिस एसेट को आप बेचने जा रहे हो ना, जिसकी वैल्यू 48,000 है, वो यहां रखा हुआ है, और उसका जो डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 बच्चों यहां रखा हुआ है। और नियम हमसे क्या कहता है कि किसी भी एसेट को बेचने से पहले हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो एसेट मेरा यहां रखा है, डेप्रिसिएशन यहां रखा हुआ है, मैं यहां से इसका डेप्रिसिएशन बाहर निकालूंगा और कहां लेके चले जाऊंगा? एसेट अकाउंट के अंदर। तो ये बच्चों में डेप्रिसिएशन बाहर निकाल रहा हूं, और मुझे कहां लेके जाना है? मशीनरी के अकाउंट के अंदर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट। कितना है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? सर 32,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों अपन लोग 32,000, और पहले ना इसको यहाँ ले जाएंगे। इससे पहले आप इस अकाउंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 4,32,000। अब बच्चों इसको ना बैलेंस कर लो, सो डेट आपको इस साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना आ रहा है? बैलेंसिंग कर लो सर, यहां निकल कर आएगा 1,32,000। तो ये हो जाएगा बच्चों 4,32,000। एकदम क्लियर। अब यहां पर इस 32 के डेप्रिसिएशन को मैं यहां लेके आ जाऊंगा। तो यहां थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिख के आइएगा। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 32,000। अब एक काम करिए, अब यहाँ पे इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग। हमारा जो एसेट है उसका कॉस्ट कितना है? सर 48,000 उसका कॉस्ट है। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? सर डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर 32,000। तो 32,000 का जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा? सर 16,000। अब 16,000 वाला बेच कितने में रहे? सर 12,000 रुपीज़ में हमने इसको बेच दिया है। तो हमको यहाँ पे बच्चों लॉस कितने का हो जाएगा? सर लॉस हो जाएगा कितने का? 4,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप एक एक करके सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको उठा के बेच देते हैं। तो बेचने पे अपने को मिलेगा कितना? 12,000। 16,000 वाला एसेट जो है हम लोगों ने कितने में बेचा है? 12,000 में। तो इससे हमको लॉस कितने का हो जाएगा? 4,000। और इसके बाद बच्चों अब आप इस अकाउंट को भी क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कितने का एसेट जो है अब की बार परचेज करके रखा है। तो यहाँ देख लेते हैं अपन लोग 25,40,000। इसमें अब ऐड कर लीजिएगा 4,000, फिर और ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें कितना? सर 12,000, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिएगा 32,000। तो यहाँ पे आपका टोटल निकल कर आ रहा है 25,88,000। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 25,88,000। अब 25,88,000 में से भैया 20 लाख जो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना निकल कर आ जाएगा? सर 5,88,000। यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं कितना? टू बैंक 5,88,000, और यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा 25,88,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, ये आपके ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाता है? सर ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगा। ये वाला जो लॉस है ये भी हमारा ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाकी टू बैंक और जो बाय बैंक है वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? सर वो हमारे लिए बन जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बना लीजिए बच्चों अपना कंप्लीट फॉर्मेट। यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज बता दूं बच्चों, डेट डालना ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहां जाएगा आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और ये 3 पार्ट में सॉल्व किया जाता है। तो पहला पार्ट हो जाता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए
हो जाए चालू। तो सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां लिख दूंगा बच्चों मैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कहां से लिया जाता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर? सर ये लिया जाता है सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये रहा हमारा सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 4 लाख से इंक्रीज हो गया, कितने का हो गया सर? 6 लाख का। तो यहां उठा लूंगा बच्चों में कितना? 2 लाख। अब चलते हैं बच्चों आगे। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है सर? इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन जहां तक मैं श्योर हूं क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, क्योंकि अगर रिजर्व होता ना तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही होता। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स डायरेक्टली यहां पर कहीं पर भी नहीं दिखने वाला है। लेकिन आज की डेट में ऐसा अजम्पशन लिया जाता है कि अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ही होगा, ऐसा आपको अजम्पशन लेके चलना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? जो करंट ईयर का होता है ये हमारे लिए प्रोविजन फॉर टैक्स बन जाता है, और जो प्रीवियस ईयर का होता है ये टैक्स पेड हो जाता है। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमारे एडजस्टमेंट में तो एक ही इंफॉर्मेशन गिवन थी, मशीनरी बेच रहे हैं उसकी, इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो 1 लाख रुपीज है इसको करंट ईयर का क्या बना लेंगे? प्रोविजन। और जो 1,54,000 है प्रीवियस ईयर की वैल्यू, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? टैक्स पेड। तो एक काम करो बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स उठा लो। तो क्या सीखने को मिला आपको इस क्वेश्चन से कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है, ऐसा हमको एज्यूम करके चलना है। तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 1 लाख। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1 लाख। इसके बाद आता है बच्चों डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी बच्चों यहाँ पर गिवन नहीं है। दोनों को उठा के ऐड कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब बच्चों इसके बाद सबसे पहले क्या ऐड किया जाता है सर? डेप्रिसिएशन। तो आपको याद होगा बच्चों अपन लोगों ने वर्किंग में यहाँ पे अकाउंट बना के रखा है जहाँ पर हम लोगों ने इस बार का डेप्रिसिएशन पता लगाया था। तो लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को वहीं पर। यहाँ देख लीजिए, ये जो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग करके मैंने कैलकुलेट किया था 1,32,000, यही हमारा इस साल का क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना हो जाएगा? 3 लाख। उसमें डेप्रिसिएशन जो है अपन लोग 1,32,000 का क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? अमोर्टाइजेशन। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई इनटैंजिबल एसेट्स है कि नहीं है। इनटैंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 3 लगा है बच्चों। चलो नोट नंबर 3 में ये रही अपनी गुडविल। अब यहाँ देखिए 2,24,000 से कम होकर कितनी हो गई है सर? ये हो चुकी है 80,000। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 1,44,000 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुडविल अमोर्टाइज्ड 1,44,000। यस। तो यहां मैं लिख दूंगा बच्चों गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने से हो रहा है सर? 1,44,000। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के लिए बच्चों हम लोगों को जाना होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज में। अब आप देख सकते हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स तो हमको गिवन है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ना परसेंटेज नहीं गिवन है। तो अगर परसेंटेज गिवन नहीं है ना बच्चों, तो फिर ये हमारे लिए आप यहाँ से इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए रेट लगा होना जरूरी है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाया था, वहाँ पे हम लोगों को 4,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना सर? 4,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 था हमारा, देख सकते हैं आप लोग, अदरवाइज आप लोग अपनी वर्किंग में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा कितना था? 4,000 रुपीज़ का। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के बाद आता है सर, इसके बाद आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस आते हैं सर, जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग, कमीशन, ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है सर हमारे पास यहाँ पे लेस आइटम में, और लेस आइटम में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ हमको। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, ये तीनों आइटम में से भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इन सब का कैलकुलेशन कर लो बच्चों, कितना निकल कर आ रहा है ये? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो यहां तक हो गया है। चलिए
तो ये निकल कर आ रहा है 5,80,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। $3,00,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,44,000 प्लस बच्चों 4,000। देख सकते हैं आप लोग 5,80,000 ही आ रहा है। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं वो हमें दिखाना होता है। तो यहां मैं ऐड करूंगा बच्चों डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए ढूंढते हैं कौन सा ऐसा करंट एसेट है जो कि यहां पर डिक्रीज हो रहा है। सीधे चलिए करंट एसेट्स पे। ये रहे करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसको तो लेने नहीं होता है सर, ये आंसर बनाने के काम आता है। इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है, इसलिए अभी नहीं ले सकता। ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इनको अभी नहीं ले सकता। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो भाई आंसर बनाने के काम आता है। तो सर यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है। सीधे चलूंगा बच्चों मैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में, उसके लिए करंट लायबिलिटीज में जाऊंगा और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में देख सकता हूं कि यहाँ पर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनको भी नहीं ले सकता। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम ले ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर तो प्रोविजन फॉर टैक्स था। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई करंट एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा है और कोई करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अब आते हैं बच्चों हम लोग सीधे लेस आइटम में, जस्ट ऑपोजिट करेंगे यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए इंक्रीज इन करंट एसेट डेफिनेटली हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स के लिए हम देख सकते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्रीज है वो 2,42,000 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 2,58,000। निकाल लो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है 16,000 रुपीज़। और चूंकि ये लेस आइटम है ना तो इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16,000 नेगेटिव और यहाँ लिख देंगे बच्चों इन्वेंटरीज। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा करंट एसेट जो है हमारा यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। सर ट्रेड रिसीवेबल्स 2,86,000 के हुआ करते थे, अब इंक्रीज होकर 3,40,000 के हो गए। डिफरेंस निकाल लीजिए, 14 यहाँ से आ जाएगा और ये 54,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 54,000 नेगेटिव। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पर हमने करंट एसेट्स जो है कवर कर लिए, तो मैं बढ़ रहा हूँ करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। ट्रेड पेबल्स जो है हमारे वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, कितना निकल कर आएगा, सब 50,000 का डिफरेंस निकल के आ रहा है ट्रेड पेबल्स में। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स कितना सर 50,000 नेगेटिव। और यहाँ बच्चों अब अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ चुका है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनको बच्चों प्लस माइनस कर लीजिए आप, कितना निकल कर आएगा 5,80,000 में से ये तीनों आइटम जो है वो आपको माइनस करने हैं। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, टैक्स पेड, वो मत भूल जाइएगा। तो 5,80,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना सर 16,000। इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे 54,000, फिर आप माइनस कर दीजिए कितना 50,000, तो 4,60,000 निकल कर आ रहा है यहाँ पर 4,60,000। बच्चों इसमें से अब हम लेस करेंगे अपना क्या टैक्स पेड। तो कहाँ से आएगा टैक्स पेड? टैक्स पेड आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में से, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो यही कहता है हमसे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है। प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड लिया जाता है 1,04,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 1,04,000, 1,54,000, 1,54,000 में से माइनस कर देंगे, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आ रहा है 3,06,000 और ये हो जाएगा बच्चों आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पढ़ते हैं बच्चों आगे। और अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, हमारा पार्ट बी है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर 2 या 3 ज़्यादा से एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है क्योंकि ज़्यादा कोई आइटम इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ चले आओ सीधे अपने आप लोग अकाउंट में और देख सकते हैं परचेज कितने की है 5,88,000 और सेल कितने की है 12,000, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी
5,88,000 आउटफ्लो हो जाएगा भाई कैश का इससे, और वहीं पे 12,000 का बेचा भी था अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका सेल ऑफ मशीनरी, 12,000 पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5,76,000 नेगेटिव। अब आते हैं सी पार्ट में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की क्या इनसाइट है सर? आपने बताया शेयर होल्डर्स फंड देख लिया करो, उसके अंदर शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज देख लिया करो, एक्सेप्शनली करंट लायबिलिटीज देख लिया करो, वो यहां पे है नहीं। तो यहां आते हैं शेयर कैपिटल, 22 लाख से बढ़ के 24 लाख का हो गया भैया। इशू ऑफ शेयर्स लिख दीजिए। तो इशू ऑफ शेयर्स में कितना जाएगा सर? 2 लाख। अब शेयर्स पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड। वो क्वेश्चन में है नहीं। ऐसे किया करें तो आपको फाइनेंसिंग में कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स में तो आप देख सकते हैं 340 से बढ़ के 480 का हो गया है। मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? ये इंक्रीज हो रहा है 1,40,000 से। लोन लिया है आपने यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए लोन रेज्ड 140। अब लोन पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। वो इस क्वेश्चन में था नहीं। दोनों की दोनों हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि दोनों जगह से पैसा ही आ रहा है। तो 3,40,000 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब रफ में जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, जो हमारा तीनों फाइनल आंसर्स हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग जो है उसमें हमको इनफ्लो हुआ था 3,06,000 का, यहाँ पे हमको आउटफ्लो हुआ है 5,76,000 का, और यहाँ पे इनफ्लो हुआ है 3,40,000 का। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ले लिया मैंने, और 5,76,000 इसको माइनस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको रफ में करना है बच्चों, यहाँ मत दिखा देना आप लोग। हर क्वेश्चन में आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन जो है वो आपको रफ में करना है। तो 3,06,000 हमारे लिए इनफ्लो था, कहाँ से? ऑपरेटिंग से। इसके अलावा सर 3,40,000 का हमारे पास इनफ्लो है, कहाँ से सर? फाइनेंसिंग से। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सर हमारा जो आउटफ्लो हो गया 5,76,000 का इन्वेस्टिंग से। तो सर 70,000 हमारे पास अभी भी बच रहा है। एकदम क्लियर? तो ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको रफ में कैलकुलेट करना है। तो देख लिया हमने, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है 70,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना सर? 70,000। अब बच्चों उसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैसे निकालते हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा मुझे। कितना दिख रहा है यहाँ पे? 3 लाख और 7,50,000, 10,50,000। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा 10,50,000। पहले खुद से टोटल कर लो उसको, तो कितना हो जाएगा ये? 11,20,000। अब जाके हम वहां पे क्रॉस चेक करेंगे कि इनका भी क्लोजिंग बैलेंस 11,20,000 है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट। ऐसा लिख के मत आ जाना, ठीक है ना? टाइम बचा रहे हैं अपन तो यहाँ देख लेते हैं 11,20,000 होना चाहिए। 6 और 4 हो गया 10, और 40 और 80 हो गया 120, तो 11,20,000 ही आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। एक काम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको अपन लोग और कवर कर लेते हैं, और बस फिर ये वाला पार्ट जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हैं अपन लोग इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा खत्म। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमारे पास यहां पर क्या है। तो यहां बच्चों अपन रीड कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सर शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख से 350 हो गया। इसके अलावा बच्चों करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन हमको गिवन है। ऑल दो ये करंट लायबिलिटीज के अंदर गिवन है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट नहीं होगा बच्चों, ये सीधे चला जाएगा फाइनेंसिंग में। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं, उसके अंदर क्रेडिटर्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप तो अजम्पशन लेके चलिए कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ही होगा।
आगे चलते हैं बच्चों, एसेट्स में देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, इसके अलावा हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स भी हैं जिसमें नोट नंबर 2 लगा है। कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से चाहिए होगी, वैल्यूज जो मैं डिराइव करूंगा वो मैं करूंगा नोट्स टू अकाउंट से। आगे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नोट्स अकाउंट्स में जो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जनरली इसके अंदर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स ही निकलेगा। और अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो बच्चों हमारे पास टैंजिबल और इनटैंजिबल यहाँ पे दोनों ही एसेट्स गिवन है। टैंजिबल में हमारे पास इक्विपमेंट्स है, इनटैंजिबल में हमारे पास पेटेंट्स है। और अब चलते हैं बच्चों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि होता है एडजस्टमेंट। मैं तो बच्चों सबसे पहले आपको बताऊं, यहीं से पढ़ता हूं, उसके बाद क्वेश्चन में देखता हूं और क्या क्या गिवन है। तो प्रपोज डिविडेंड हमको गिवन है यहाँ पे बच्चों, प्रीवियस ईयर का है 50,000 और करंट ईयर का है 70,000। हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि सर जो डिविडेंड होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। इसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हमको गिवन है 12,000 का, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है इक्विपमेंट्स वो है 18,000 का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एसेट का अकाउंट बनाने के जो दो क्वालिफिकेशंस होते हैं, ये दोनों की दोनों क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर रहा है। एक तो सेल गिवन होना चाहिए, तो चलो उसकी जगह यहाँ पे परचेज गिवन है। दूसरा बच्चों यहाँ पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इससे भी हमें वो अकाउंट बनाना होता है। क्या करेंगे अपन? सर एक काम करिए, सीधे चलते हैं बच्चों अपन लोग इसके सोल्यूशन पे, और यहाँ हम बना लेंगे वर्किंग नोट्स। तो जो वर्किंग नोट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां मुझे बनाना पड़ेगा इक्विपमेंट अकाउंट, कंप्लीट फॉर्मेट के साथ बनाइएगा, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। चलते हैं बच्चों, सीधे अपन जाएंगे इस पे, कहाँ पर? इक्विपमेंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बराबर गिवन है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग कितना है? 5 लाख, क्लोजिंग भी कितना है? 5 लाख। तो ये हमारे लिए बाय नेचर क्या है सर? एक एसेट होता है, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा बच्चों डेबिट साइड में जाता है। कितना सर? यहाँ पे 5 लाख लिख दीजिए आप। और फिर अब आते हैं बच्चों, 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंशन कर दीजिएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पर भी बच्चों कितना जाएगा? 5 लाख। सीधे चलो एडजस्टमेंट में, पहले आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठा लो, उसके बाद देखेंगे कि बैलेंस करने के बाद क्या निकल कर आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। तो यहाँ पे हमसे बताया गया कि हमने 1 लाख रुपीज़ का जो है वो इक्विपमेंट परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट में कितना चला जाएगा सर? 1 लाख। और आगे चलो बच्चों, आगे आपसे बोल रहे हैं कि लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स जो है वो कितना गिवन है हमको सर? 12,000 रुपीज़। तो लॉस बच्चों किस तरफ दिखाया जाता है सर? लॉस हमेशा दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। तो मैं लिख दूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। चलो आप लोग ना पूरा लिख देना, ठीक है? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, कितने का लॉस हो रहा है हमको इक्विपमेंट सेल करने पे? सर लॉस हमको हो रहा है 12,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं 12,000। इसके बाद देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखने को मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा आप लोग डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, यहाँ पे कितने का? 18,000 का। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 18,000 का। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंसिंग किस तरफ आ रही है, यहाँ पे बैलेंसिंग निकल कर आएगी क्रेडिट साइड में। तो इससे आपको पता चल जाएगा सेल्स। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हो उसमें हमेशा बैलेंसिंग फिगर किस तरफ बनता है? उसमें हमेशा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बनता है, जो कि हमारे लिए क्या होती है? परचेज। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका बैलेंसिंग फिगर क्या बनने वाला है? क्रेडिट साइड में बनने वाला है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा? सेल। तो देखो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ कोई प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये एडजस्टमेंट देखने को मिल गया। अब हम पता लगा लेते हैं कि भाई कितने का हमारा इस बार का सेल निकल कर आने वाला है। तो 6 लाख में से ना आप इन सबको ऐड करके माइनस कर दीजिएगा, तो सर ये निकल कर आएगा 70,000। एकदम क्लियर। चलें बच्चों आगे, और अब यहाँ पर हम लोग सीधे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एक एडजस्टमेंट सीखने के लिए कितने सारे क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, है ना? डेट लिखना जरूर, बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यहाँ आ जाएगा सर पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट। 3 पार्ट में होता है बच्चों। तो पहला पार्ट हमारा होता है ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए सर हमें जाना पड़ेगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस ईयर 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट था, इंक्रीज होकर 3,50,000 का हो गया, तो 1,50,000 का बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा सर, इसके बाद ना हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है बच्चों, अगर होता ना तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में होता और यहाँ पे नोट नंबर लगा होता। इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए आपको कि देख के क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये रहा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्स में कि आपका जो करंट ईयर का है वो कितना गिवन है 50,000, और जो प्रीवियस ईयर का है वो कितना है 30,000। ठीक है, चलिए ये फिगर्स हैं। अब यहाँ पर काम की चीज़ क्या होती है, एडजस्टमेंट देख लो। क्या एडजस्टमेंट में टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नो सर। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है? नो सर। तो फिर इस केस में करंट ईयर का जो है प्रोविजन बना लिया जाता है और प्रीवियस ईयर का जो है बच्चों टैक्स पेड बना लिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और लिख देता हूँ ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का कितना है सर 50,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद क्या आता है, डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर है बच्चों, एडजस्टमेंट में हमने देख लिया है, तो यहां मैं लिख दूंगा डिविडेंड पेड। चलिए फिगर देख लेते हैं बच्चों, डिविडेंड पेड का कितना निकल कर आने वाला है। ये रहा बच्चों यहाँ पर आपका डिविडेंड, कितना देख पा रहे हैं अपन लोग, सब प्रीवियस ईयर में है 50,000, करंट ईयर में 70,000, प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। तो डिविडेंड पेड में यहाँ पे कितना लूंगा सर 50,000। बच्चों डिविडेंड के बाद आता है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि जनरली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका 2,50,000 है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमको एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था, यहीं पर है। कितने का डेप्रिसिएशन दिख रहा है सर 18,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन के बाद ना अमोर्टाइजेशन आता है इनटैंजिबल एसेट्स का। तो हम चल के देख लेते हैं कौन सा एसेट यहाँ पर हमारे लिए जो है पहले के कंपैरिजन में अमोर्टाइजेशन लेकर आ रहा है। ये रहे आपके इंटैंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स 1 लाख के हुआ करते थे, 95,000 के हो गए, तो ये 5,000 रुपीज़ से क्या हो रहे हैं, अमोर्टाइज्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। बच्चों अमोर्टाइजेशन के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और यहाँ पे उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बात करें, बैंक लोन मुझे गिवन है, लेकिन इसके सामने इंटरेस्ट रेट नहीं लगा है। इसके सामने इंटरेस्ट रेट लगा रहता तो मैं भाई यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता, तो मेरे पास इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद आता है सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स। बनाया था आपने अकाउंट, हालांकि एडजस्टमेंट भी लॉस हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, कितना 12,000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों कितना 12,000। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं है। स्पेशल ट्रांजेक्शंस आते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, नहीं है। इसके बाद आता है सर लेस आइटम में इंटरेस्ट सीड, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, लेकिन उसके लिए मैं छोटा सा डिस्कशन करना पसंद करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ बच्चों मैंने देखा था कि हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ परसेंटेज गिवन नहीं है। अगर इसमें परसेंटेज गिवन होता ना मुझे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो बच्चों फिर मैं यहाँ पे क्या करता, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी गिवन नहीं है। इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं बच्चों अपन लोग। तो सर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड के बाद आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो भी इसके अंदर नहीं है सर। उसके बाद आता है हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी गिवन नहीं है। मतलब अब आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल तक सॉल्व कर चुके हो। प्लस माइनस कर लीजिए, इनको कितना निकल कर आएगा, प्लस ही प्लस करना है वैसे तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन में ना एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो उसको तो पहले भाई सही कर लो कि ये 1,80,000 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 18,000 है। तो इसको अपन 18,000 बना देते हैं। अभी क्लियर। चलें सर आगे। तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000, यहाँ से 30 हो गया 280, सर ये निकल कर आ रहा है आपका 2,85,000। अब इसके आगे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की जो स्टेटस है वो चेंजेस हमको यहाँ पे दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड
डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स के लिए चलते हैं, देखते हैं करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है। ये रहे करंट एसेट्स, इसमें मुझे डिक्रीज ढूंढना है कि कौन सा करंट एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं हो रहा है, नहीं ले सकता। इन्वेंट्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, नहीं ले सकता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आंसर बनाने के काम आता है। इट मीन्स देयर इज नो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में कोई डिक्रीज नहीं है तो एक काम करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आएंगी नहीं क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। क्रेडिटर्स जो है वो मेरे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं। अब आ जाइए लेस आइटम पे और जस्ट ऑपोजिट हमको यहाँ पे करना होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कौन सा करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट की अगर हम बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 से इंक्रीज होकर 1,47,000 के हो गए। 67,000 से आपके ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स 67,000 से लेस आइटम है तो ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार और चेक कर लें अपन, 147 और 80 डिफरेंस 67 ही होता है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज पे आते हैं। 55 से बढ़ के बच्चों ये हो चुकी है 1,30,000 का डिफरेंस निकाल लो सर, ये हो रहा है 75,000। यस, तो यहाँ हम लिख देंगे इन्वेंटरीज और कितना आ जाएगा सर 75,000 नेगेटिव। इसके बाद बच्चों अब हम लोग यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में देख लेते हैं हमारे पास कोई आइटम है क्या। तो ट्रेड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स नहीं ले सकता, ट्रेड पेबल्स ले लूँगा। कितने से डिक्रीज हो रहे हैं सर 3,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे 2,85,000 हो रहा है और सर यहाँ पर हम लोगों का हो रहा है 67,000 में 3 जोड़ दूंगा तो 1,45,000। 1,45,000 तो यहाँ रफ में कर देता हूँ बच्चों मैं। 285 में से 145 अपना चला जाएगा तो ये कितना बचेगा सर, ये 1,40,000 के आसपास बचेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बच्चों 1,40,000 पॉजिटिव रहेगा ये हमारे लिए और हम इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और लास्ट स्टेप होता है टैक्स पेड सब्ट्रैक्ट कर देना। ये स्टेप कभी मत भूलना। टैक्स पेड कैसे उठाएंगे सर, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है। करंट ईयर का प्रोविजन होता है तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाता है टैक्स पेड। तो बच्चों 30,000 जो है वो आपका हो जाएगा टैक्स पेड। तो हमारा आ चुका है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पूरा लिख देना बच्चों आप लोग। तो यहाँ पर हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ चुका है और अब हम चलते हैं, बहुत जल्दी अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वैसे आज का हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है बच्चों ये भी खत्म हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए। आप ओवरऑल देखेंगे तो नहीं भी तो 15 से 20 कंप्लीट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को अलग अलग हमारी वीडियोज़ है उसमें आपको सॉल्व करके मैं दिखा चुका हूँ। सारे वीडियोज़ देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको ना हर एक वीडियो में डिफरेंट ही मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको एक जैसा नहीं मिलने वाला है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चे लोग आप लोग इन्वेस्टिंग में क्या गलती करते हो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्वेस्टिंग की हम लोग बातें करेंगे ना, आप सीधे चले जाते हो, आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया होता है और वहाँ से आप लोग परचेज सेल उठा लेते हो। तो परचेज हमको कितना गिवन है 1 लाख का और सेल हमको कितना गिवन है सर 70,000 का। आप पहले चलो उसको तो कम से कम लिख ही लीजिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेल ऑफ इक्विपमेंट्स कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 70,000। इसके बाद आ जाएगा परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ये कितना आ जाएगा सर 1 लाख नेगेटिव। अब बस इसको यहाँ पे मत छोड़ा करो, एक काम किया करो कि वहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स में जाके देखा करो कि और कुछ भी है क्या हमारे पास। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं। तो अगर बढ़ रहे हैं तो बच्चे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे होंगे। तो यहाँ पे लिखो आप लोग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चेक कर लीजिए एक बार, पहले कितने के थे, कुछ भी के नहीं थे। अब कितने के सर 1 लाख के, 1 लाख के खरीद लिए हम लोगों ने इस साल।
तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ जाएगा सर 1,30,000। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और अब बच्चों मैं इसके फाइनल पार्ट पे आ रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या इनसाइट देके रखिए कि हमने कहाँ देखना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ के 7 लाख का हो गया तो 2 लाख रुपीज़ से यहाँ पे हमने शेयर्स इशू की कर दिए होंगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख। शेयर्स पे क्या दिया जाता है बच्चों, सर शेयर्स पे दिया जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों डिविडेंड भी है। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे किया होगा आपने कितना, 50,000। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए डिविडेंड पेड 50,000। और आगे चलते हैं, मैं देखता हूँ कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है कि हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन रखा है। अब ये हमारे काम का है। 1 लाख का हुआ करता था, 50 का बचा है, मतलब आपने रीपे कर दिया है बैंक लोन। तो यहाँ मैं लिखूँगा रीपेमेंट ऑफ लोन 50,000 नेगेटिव, ये भी 50,000 नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंसिंग से कितना जनरेट हो रहा है सर, 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चों हमारे जो तीनों फाइनल आंसर्स उनको कंसिडर करके हम ये पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ पे नेट इंक्रीज़ है कैश का या फिर नेट डिक्रीज़ है। 1,10,000 मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग से। तो ये चीज़ आप लोग रफ में कैलकुलेट करिएगा, हर क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1,10,000 यहाँ से आ रहे हैं मेरे पास। इसके अलावा बच्चों 1 लाख रुपीज़ मेरे पास आ रहे हैं फाइनेंसिंग से, और इन्वेस्टिंग में मुझसे चले जा रहे हैं 1,30,000। तो 210 में से 130 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 80,000 रुपीज़ का हमारे पास जो है वो नेट इंक्रीज़ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे मैं आगे लिख दूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा, 80,000। और इसमें मुझे ऐड करना होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके लिए मैं चल के देख लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स में कितना है। सो 1,50,000 है। अब हमारा इंक्रीज़ ऐड करने के बाद इनके क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर आप इसमें ऐड कर दीजिए 1,50,000। सर हमारा जो क्लोजिंग आ रहा है वो आ रहा है 2,30,000, इनका भी क्लोजिंग 2,30,000 ही आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चेक कर लीजिए आप चाहें तो। आ रहा है 2,30,000, यहाँ पर भी आ रहा है 2,30,000। हाँ जी सर। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट करके दिखा दिए हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इसमें और कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी डाउट है बच्चों आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं पर्सनली आके वहाँ पर आप लोगों के डाउट में आपकी हेल्प करूँगा। तो हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।